आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओलिगोपोली फर्म स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो पूछ लीजिए। जी हाँ, मर्जर्स का मतलब क्या होता है? मर्जर्स का मतलब है एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, परचेज कर लेती है, बाय कर लेती है। ठीक है, तो ये मर्जर याद रखें। मोनोपोली में भी ऐसे होता था कि एक मोनोपोली फर्म अपनी मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए अगर मार्केट में कोई न्यू फर्म्स आई हैं उनको एक्वायर कर लेती थी, बाय कर लेती थी। तो ओलिगोपोली में भी ऐसे होता है कि जो बड़ी फर्म्स हैं वो छोटी फर्म्स को एक्वायर कर लेते हैं, इसे मर्जर कहते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। आज के कंसेप्ट की तरफ चलें। चलिए, आज हम कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो ओलिगोपोली फर्म स्ट्रक्चर है इसमें मार्केट में दो में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। या तो ओलिगोपोली की फर्म आपस में मिलके बिजनेस करेंगी, या ओलिगोपोली की फर्म जो है वो आपस में मिलेंगी नहीं बल्कि अलग-अलग अपनी स्ट्रेटजीज, प्राइसिंग, आउटपुट डिसीजन सेट करेंगी, डिसाइड करेंगी। अगर ओलिगोपोली स्ट्रक्चर में फर्म्स मिलके डिसाइड करें कि प्राइस और आउटपुट डिसीजंस क्या होंगे मिलके आपस में एग्रीमेंट के जरिए, इसे हम कहते थे कोलूसिव ओलिगोपोली। और जो फर्म आपस में मिलती थी हम कहते थे उन्होंने कार्टेल बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया, कार्टेल। लेकिन अगर ये ओलिगोपोली में जो फर्म्स हैं ये एक दूसरे से मिले ना, मिले बगैर इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली हर फर्म अपनी स्ट्रेटजीज, अपने डिसीजंस जो है बनाए, इसे कहते हैं नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली, जिसमें हम हर फर्म अपनी प्रोडक्ट की प्राइस खुद डिसाइड करती है, अपनी मर्जी से कम या ज्यादा करेगी। इसे कहते हैं नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली। यानी ओलिगोपोली में दो फर्दर हमारे कंसेप्ट्स है, कोलूसिव ओलिगोपोली और नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली। इसे आप टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली भी कह सकते हैं, या आप इसे सिचुएशंस भी कह सकते हैं जो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में क्रिएट हो सकती हैं, कोलूसिव और नॉन कोलूसिव। आज हमने दो कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। एक कंसेप्ट हमारा कोलूसिव ओलिगोपोली से रिलेट करता है जो कि कार्टेल, और दूसरा कंसेप्ट हमारा रिलेट करता है नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली से जो कि है किंक्ड डिमांड कर्व। किंक्ड डिमांड कर्व, नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली। तो पहले कोलूसिव ओलिगोपोली में कार्टेल। कार्टेल क्या होता है? कहते हैं कार्टेल कहते हैं हम जब एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होता है, किस में एग्रीमेंट होता है? बिटवीन ओलिगोपोलिस्ट। किस लिए? ये अहम चीज है। टू फिक्स प्राइस, के मार्केट में प्राइस फिक्स करते हैं एंड आउटपुट, और आउटपुट डिसाइड कर लें एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे इसकी इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी एग्जांपल है ओपेक। आपको याद होगा कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो गेम वाली एग्जांपल के जरिए से कि ओलिगोपोली फर्म कैसे अगर वो प्राइस वॉर में चलती है तो फर्म्स को नुकसान होता है, कंज्यूमर को फायदा होता है। तो इसी तरह अगर वो आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम कहेंगे ये कार्टेल इन्होंने बना लिया, और आपस में एग्री कर लेते हैं कि जी हमने अब प्राइस ये रखी जाएगी प्रोडक्ट की, इससे कम प्राइस पे इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। छोटी सी एग्जांपल से हम इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। फर्ज कीजिए कि किसी एक इलाके टाउन मोहल्ले में 5 दूध बेचने वाले हैं, और उसके अलावा मोहल्ले में जितने भी घर हैं उन सब ने इन्हीं 5 लोगों से दूध खरीदना है। इनके पास एक तो ऑप्शन यह है कि हर दूध वाला अपनी लादा प्राइस जो है वो डिसाइड करे और लोगों को अट्रैक्ट करे। एक दूसरी ऑप्शन ये है कि ये पांचों के पांचों एक दिन आपस में मिल बैठे और कहें कि जी अगर हमने एक दूसरे कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस गिराना शुरू की तो जाहिर है दूसरे लोग भी प्राइस को गिराएंगे, दूसरी फर्म भी, तो हमारा नुकसान होगा। बेहतर यह है कि हम आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि इस मोहल्ले में हम में से जो बंदा भी दूध बेचेगा वो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए लीटर से कम पे दूध नहीं बेचेगा, और हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि इस मोहल्ले में टोटल जो घर है फॉर एग्जाम्पल 100 है, और फर्ज कीजिए कि 100 लीटर जो है वो दूध की सप्लाई होती है उस एरिया, उस मार्केट की, उस मोहल्ले की।
तो वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा ठीक है, मेरी दुकान बड़ी है तो मैं 40 लीटर सप्लाई करूंगा, तुम्हारी दुकान इसकी छोटी है ये 10 लीटर सप्लाई करेगा मार्केट को, बाकी जो है वो 2 25-25 लीटर सप्लाई करेंगे। आपस में ये एग्री कर लेंगे, ठीक है। ताकि अच्छा मुझे बताइए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये आपस में मिलकर ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? कार्टेल। उन्होंने कार्टेल या प्राइस कार्टेल क्रिएट किया। ये फर्म के लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है? और कंज्यूमर के लिए नुकसानदेह है। तो इसी को कहते हैं कार्टेल। फिर से देखते हैं, कहते हैं कार्टेल क्या है? कार्टेल है एग्रीमेंट किन लोगों के दरमियान में? ओलिगोपोलिस्ट के दरमियान में। किस लिए? ताकि वो प्राइस और अपना आउटपुट का शेयर फिक्स कर लें। इसमें प्राइस भी फिक्स की जाती है कि जी 100 रुपए से कम अब हम में से कोई भी सेल नहीं करेगा, और आउटपुट भी कि जो बड़ा इनमें से, इन ओलिगोपोलिस्ट में से जो जिसका निस्बतन बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ी फर्म है, उसको ज्यादा शेयर दे दिया जाता है, छोटी फर्म वाले को कम। फेयर भी यही है अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया, फिर से सुन ले, प्राइस फिक्स की और आउटपुट शेयर फिक्स किया ताकि इनका अपना फायदा हो। ये तो छोटी सी एग्जांपल थी। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इसकी एग्जांपल है ओपेक। ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यानी जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं पेट्रोल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिनमें बड़ी बड़ी एग्जांपल कल भी डिस्कस हुआ था। ईरान है, इराक है, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला और कुछ और भी कंट्रीज इसमें शामिल है। ओपेक ये इंटरनेशनल लेवल के काम ये भी वही करते हैं जो अभी हमने एग्जांपल से सीखा। इन्होंने आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर लिया कि जी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हमने इतनी रखनी है, इससे कम कोई भी मुल्क जो है वो सेल नहीं करेगा ऑयल को। और हर एक ने अपनी अपनी क्वांटिटी भी डिसाइड कर ली कि जी हम डेली बेसिस पे मार्केट में इतना ऑयल सप्लाई, पेट्रोल सप्लाई करेंगे और आप इतना कीजिएगा। सप्लाई भी डिसाइड करना जरूरी होता है, इसलिए कि जितनी मार्केट में डिमांड है, अगर उससे ज्यादा सप्लाई की जाएगी चाहिए तो आपको होता है वो प्राइस गिर जाएगी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से। इसीलिए जब कभी एग्रीमेंट होता है, कार्टेल होता है, प्राइस को भी फिक्स करते हैं प्लस आउटपुट शेयर को भी फिक्स करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। वो कहता है कार्टेल तो बन गया, लेकिन याद रखें इस कार्टेल को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, इसकी कुछ चीजें जरूरी हैं जो अगर मौजूद होंगी तो फिर यह कार्टेल सक्सेसफुल रहेगा, वरना हो सकता है 2-3 हफ्ते के बाद ही ब्रेक हो जाए। वो चीजें, वो कंडीशंस क्या हैं जिनके ऊपर कार्टेल के सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है? वो कहता है ये कंडीशंस है, 6 कंडीशन है। सबसे पहले मेजर फर्म्स कंट्रोलिंग मार्केट, के जो लोग कार्टेल बना रहे हैं वो फर्म मार्केट की मेजर फर्म्स होनी चाहिए और इस काबिल हो के सप्लाई को कंट्रोल कर सके। मुझे बताइए, अगर कोई छोटी छोटी फर्म्स हैं, एक फर्म 1% सप्लाई कर रही है, दूसरी 2% सप्लाई करती है, तीसरी 3%, ये आपस में मिलकर कार्टेल बना लें, उसका कोई फायदा है? क्योंकि मार्केट पे इनका कोई सिग्निफिकेंट असर ही नहीं, इंपैक्ट ही नहीं है। ये प्राइस अगर फिक्स कर भी ले तो मार्केट में बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं, वो अपनी प्राइस पे सेल करेंगे, कंज्यूमर इनकी तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए पहली कंडीशन क्या है कि जो एग्रीमेंट होना चाहिए किन फर्म्स के दरमियान में होना चाहिए? मेजर फर्म्स के, ताकि वो जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। छोटी फर्म्स के दरमियान में प्राइस कार्टेल होगा वो सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, बल्कि उसके होए ना होए का फायदा ही कोई नहीं, एक बराबर है। पहली कंडीशन समझ आती है। दूसरा, नो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिस चीज पे प्राइस कार्टेल बनाया जा रहा है इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। बता सकते हैं इलास्टिसिटी वाले कंसेप्ट को जहन में रख के ये कंडीशन क्यों लिखी उन्होंने? इसलिए कि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और ये प्राइस फिक्स, अब डेफिनेटली प्राइस फिक्स करेंगे, लो प्राइस तो फिक्स करने से रहे, हाई प्राइस ही फिक्स करेंगे। अगर ये प्राइस फिक्स करते हैं कार्टेल में तो फिर कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो पहले क्या कंज्यूमर को घेर के मारना है। पहले तो फर्म बड़ी होनी चाहिए जो पूरी सप्लाई को कंट्रोल करे, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट गुड भी नहीं होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर दूसरी तरफ ना शिफ्ट कर जाए। फिर इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड क्या होनी चाहिए? इनइलास्टिक, कि कहीं ऐसा ना हो हम प्राइस बढ़ाएं तो कंज्यूमर उसको छोड़ के भाग जाए।
अब देखिए हमने जो ओपेक की एग्जांपल लिया, आप खुद बताइए, आप अगर जाके सर्च कर लीजिएगा, ये जो हमने कुछ कंट्रीज के नाम लिए, ये पूरी दुनिया में तकरीबन 75% के करीब जो पेट्रोल पूरी दुनिया कंज्यूम करती है, ये चंद एक कंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या हमारी पहली कंडीशन पूरी होती है? मेजर फर्म्स कंट्रोलिंग मार्केट। दूसरा, नो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब देखिए करंटली पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के तजर्बे हो रहे हैं, सोलर एनर्जी के तजर्बे हो रहे हैं, लेकिन अभी उनको मार्केट नहीं किया गया, तो इसका फिलहाल कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। फिर इसके अलावा डिमांड इनइलास्टिक। आप खुद बताइए पेट्रोल की डिमांड इलास्टिक या इनइलास्टिक है? इलास्टिक है, जाहिर है ट्रैवलिंग के लिए यूज होता है सबसे, तो इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। इसीलिए गवर्नमेंट भी जब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है, आप देखते हैं कि वो पेट्रोल की दो चीजों की प्राइस बढ़ाती है, पेट्रोल की और इलेक्ट्रिसिटी की, और दोनों की डिमांड इनइलास्टिक है। तीनों कंडीशन पूरी। फिर ईज विद विच सप्लाई कैन बी कंट्रोल। वो कहता है कि आपको इस काबिल होना चाहिए कि सप्लाई को आसानी के साथ कंट्रोल कर लें। सप्लाई को, जैसे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, इनकी सप्लाई को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जरूरत के वक्त हो सकता है ज्यादा निकाल लें, या जरूरत के वक्त हो सकता है सप्लाई कम कर लें। लेकिन फर्ज कीजिए मिनरल रिसोर्सेज ना हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे फर्म की कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे। ठीक है, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हैं, अगर बारिशें धूप वगैरह जो है वो टाइम पे मुनासिब तरीके से आए, तो फिर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। और अगर कोई डिजीज आ जाती है, कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, उस सूरत में सप्लाई कम हो जाएगी। इसलिए कहता है कि ये कार्टेल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बनाया जा सकता, उसमें प्राइसेस को फिक्स नहीं किया जा सकता। आपको याद है चैप्टर 3 का कंसेप्ट, कि एग्रीकल्चर जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं उनमें जो प्राइस है फ्लक्चुएट करती रहती है। ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बेसिकली 2 के एंड में हमने पढ़ा था, लेकिन ये रिलेट कर रहा था 3 के साथ। याद है कंसेप्ट कि पेरिशेबल गुड्स में प्राइस की फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। ये कंसेप्ट याद है? इसका मतलब ये है कि उसकी प्राइस को फिक्स नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो उसकी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है इनकी सप्लाई पे कंट्रोल, हाँ मिनरल रिसोर्सेज हो, फैक्ट्री के अंदर जो चीजें बन रही है उनकी सप्लाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। फोर्थ कंडीशन क्लियर। फिर एग्रीमेंट ऑन इंडिविजुअल शेयर, ये तो सबसे अहम कंडीशन समझ लीजिए। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल शेयर पे सबका एग्रीमेंट हो। यानी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि 5 दुकानें हैं और हर एक ने एग्री कर लिया, अच्छा मैं 10% सप्लाई करूंगा, मैं 25%, 40% करना। अब लाजमी है कि ये सारे के सारे जो सेलर्स है, फर्म है, जो उन्होंने एग्री किया है एग्रीमेंट में कि हम इतनी सप्लाई, उसके ऊपर कायम रहे, एग्री रहे। अगर किसी एक ने भी उसकी वायलेशन की, कार्टेल नहीं रह सकेगा। और प्रैक्टिकली कार्टेल्स के ब्रेक होने की सबसे बड़ी वजह इस कंडीशन का एब्सेंट होना है। लोग करते क्या? अब देखिए लालच तो हर बंदे के जहन में आती है बात कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाऊं। सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक कंपनी अपना 25% शेयर तय हुआ था मार्केट को सेल करेगी, 25% सेल कर दिया। एक और ग्राहक आया, कह लगा मुझे और सामान 5% और सामान चाहिए। वो कह नहीं नहीं मेरा तो कोटा पूरा हो गया, मैं तो शेयर नहीं कर, अब आप दूसरी फर्म के पास है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कीजिए, प्रॉफिटेबल आप तो बिजनेस कर रहे हैं ना, आप मुझे थोड़ी सी रायत दे दे कम प्राइस पे, मैं चीज आपसे खरीदूंगा, ना मैं किसी को बताऊंगा ना आप किसी को बताइएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपको फायदा हो जाएगा। वो छोड़ेगा वाकई, हाँ वो सेल कर देगा उसको 5%। अच्छा, ना बायर बताएगा किसी को, ना सेलर बताएगा किसी को, फिर भी बाकी के ओलिगोपोलिस्ट को पता चल जाएगा कि ये क्या किया है। ये नहीं पता चलेगा कि किसने किया है, लेकिन ये पता चल जाएगा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी हुई है। बताइए कैसे पता चलेगा? क्योंकि किसी ना किसी ओलिगोपोलिस्ट का क्लोजिंग स्टॉक 5% बच जाएगा डे एंड पे। वो कहेंगे भैया ये तो हमारा बच गया वापस में, इसका मतलब है किसी ना किसी ने ज्यादा जो है वो सप्लाई किया। और फिर वो आपस में एक दूसरे की जासूसी करके पहुंच जाते हैं कि किसने ये काम किया होगा। ना भी पहुंचे तो जिसका स्टॉक बच गया है उसको घर लेके जाएगा क्या? वो कहा नहीं भाई मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है, आज से ये मुआहदा खत्म समझे। तो कहता है जरूरी है कार्टेल को
सक्सेसफुल रहने के लिए कि जिन फर्म्स ने एग्री किया है अपने इंडिविजुअल शेयर उस पे कायम भी रहें, सीक्रेट प्रॉफिट के चक्कर में अपने एग्रीड शेयर से ज्यादा सेल ना कर दे, वरना कार्डल फारग है। 6, नॉन इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो कंपटीशन को प्रमोट करती है, मोनोपोली को प्रमोट नहीं करते, कंपटीशन को प्रमोट करती है। इसीलिए अक्सर मुल्कों में ये जो प्राइस कार्टेल है इसे इलीगल करार दिया जाता है, ठीक है। और कुछ केसेस में अगर ये रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट सामने आ जाए तो जिन जिन लोगों ने साइन किए होते हैं उनको सजा भी हो सकती है। तो अब जाहिर है इस सूरत में वो क्या करते हैं, वो ज़बानी कलामी एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट अच्छी हो ना, वो कमीशन वाली ना हो, अच्छी गवर्नमेंट, उसको ज़बानी कलामी एग्रीमेंट का भी पता चल जाता है। आपको एक छोटी सी टाइम है आज, तो एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूं। हम प्रैक्टिकली एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे उस क्लाइंट का तरीकाकार क्या था, उसने जब कोई चीज परचेज करनी होती थी तो वो अखबार में इश्तिहार देता था कि जी हमें ये चीज परचेज करनी है, जो जो लोग सप्लाई करना चाहते हैं अपनी कोटेशन भेजें, जिसकी कोटेशन सबसे कम हुई ना हम उसको ऑर्डर इशू करेंगे। तो होता क्या था, हम देखते थे कि हमेशा 3 कंपनीज जो हैं, तीनों बड़ी कंपनीज थी, उनका ही ऑर्डर पास होता था। और इंटरेस्टिंगली वो हमेशा तीनों की तीनों एक ही प्राइस कोट करती थी, 125.35 पैसे फॉर एग्जाम्पल। हम बड़े हैरान होते थे। हमने एक दफा जब उनका कोई बंदा आया, वैसे क्लाइंट के साथ भी हेलो गपशप की, हमने कहा सर जी ये चक्कर क्या है, बिड का मतलब तो ये होता है कि 3 सप्लाई, हर बंदा अपनी अपनी कोटेशन देगा। अब ये कैसे हो सकता है कि सारे के सारे एग्जैक्ट एक ही अमाउंट की कोटेशन दे रहे हो। कहने का सर असल में इन लोगों को पता है कि हमें जो सामान चाहिए ना उसके सबसे बड़े सप्लायर ये 3 हैं, बाकी छोटे छोटे हैं, बाकी चीजों को सप्लाई करते हैं, लेकिन जितना बड़ा हमारा ऑर्डर है ना, कंपनी बड़ी थी, उतना ये 3 ही सप्लाई कर सकते हैं। अब अगर ये तीनों अपनी डिफरेंट प्राइसेस कोट करें तो हम सबसे कम वाले को ऑर्डर देंगे, इसमें हमारा फायदा है। ये लोग क्या करते हैं, ये जब भी ऑर्डर देने लगते हैं इकट्ठे एक जगह पे बैठ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या ऑर्डर देना, और कह देते हैं कि जी हम तीनों में से जिसने भी प्राइस कोट करनी है ये वाली प्राइस कोट करेगा। अब फर्ज कीजिए वो उस प्राइस से ज्यादा है जो कि वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही होगी, लेकिन चूंकि सबकी प्राइस सेम होती है तो मजबूरन क्या करते थे, वो सबको इक्वल 1/3 ऑर्डर इशू कर देते थे। अब ये भी एक तरह से कार्टेल की एग्जांपल है। अब देखिए क्या उस कंपनी वालों को पता नहीं चल गया। अब जाहिर है ऐसा होना तो पॉसिबल, चले एक आध दफा मान भी ले, ये इत्तेफाक से हो गया, हर दफा ऐसा हो पॉसिबल थोड़ी है। तो अंदाजा हो जाता है, चाहे ये एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में ना भी हो, तो गवर्नमेंट अगर पकड़ना चाहे पकड़ सकती है इनको। इसलिए वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को सक्सेसफुल कार्टेल के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर, यानी दूसरे लफ्जों में क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने कार्टेल को इलीगल करार ना दिया हो। अगर गवर्नमेंट ने कार्टेल को इलीगल करार दिया है तो फिर ये कार्टेल नहीं चल सकेगा, ये कभी ना कभी हुकूमत के शिकंजे में आ जाएंगे। कंडीशन क्लियर हो गई। कार्टेल कहते हैं किसको है, एग्रीमेंट कौन करता है, मोनोपोली। किस लिए करते हैं, सॉरी ओलिगोपोलिस्ट करते हैं, किस लिए करते हैं, प्राइस और आउटपुट शेयर फिक्स करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, ओपेक। कंडीशंस क्या है सक्सेसफुल प्राइस कार्टेल के लिए, कह रहे हैं मेजर फर्म्स होनी चाहिए जो मार्केट को कंट्रोल करें, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होना चाहिए, डिमांड इनइलास्टिक होनी चाहिए, सप्लाई आसानी के साथ कंट्रोल कर सके, आपके कंट्रोल में हो, कंट्रोल से बाहर ना हो, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीमेंट हर पार्टी इंडिविजुअल शेयर पे एग्री करे और उसी पे सप्लाई करे, उससे ज्यादा या कम ना करे, और गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। प्राइस कार्टेल की कंडीशन क्लियर हो गई। अच्छा अब सुनिए, अब इसका बात करते हैं डिमांड कर्व की, जिसको हम प्राइस कर्व भी कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं। ये कंसेप्ट तो आपने पढ़ा हुआ है ना कि डिमांड कर्व फर्म में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डिमांड, ये पढ़ा हुआ है। ये परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। मोनोपोलिस्टिक जो हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन था उसमें हमने पढ़ा था कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू फर्क होते हैं, लेकिन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, और इसी को हमने कहा था डिमांड कर्व, वो भी जो है वो डाउनवर्ड होता है। और आपको पता है सप्लाई कर्व
कौन सा होता है? अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व कौन सा होता है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व का वो वाला पोर्शन जो ऊपर को जा रहा है, क्योंकि सप्लाई कर्व ऊपर को जा रहा होता है, डाउनवर्ड वाले पोर्शन को सप्लाई कर्व नहीं कहते। अब कह रहे हैं यहां पे आपके सामने ये था कोलूसिव ओलिगोपोली, ये है नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली का कंसेप्ट। ओलिगोपोलिस्ट फर्म का डिमांड कर्व ड्रा करने लगे हैं। आपने इसका शेप को नोट करना है और सबसे अहम चीज समझना है कि ये शेप ऐसे है क्यों। नॉर्मल फर्म का आपको ये वो याद है फीचर था इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व कि डिमांड कर्व का कोई सेट पैटर्न नहीं होता ओलिगोपोली में। मोनोपोली में होता है परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व सीधी लाइन, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डाउनवर्ड। ओलिगोपोली में देखिएगा जरा कैसे होता है डिमांड कर्व। ये है हमारा डायग्राम, फर्ज कीजिए इसको कर लेते हैं आउटपुट, और ये है प्राइस। डिमांड कर्व किसका? ओलिगोपोली का। ये है डिमांड कर्व। देखें शेप चेंज कर रहा है, यहां इस कोने पे आके इस कोने पे आके शेप चेंज कर रहा है। इसको किंग्ड केफार की किंग्ड का जरा डिक्शनरी मीनिंग देखिए क्या होता है। किंग्ड KINGED किंग्ड, किंग्ड का क्या इसका मतलब ये होता है जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कुब्बा होना। कुब्बा, कुब्बा लफ्ज नहीं सुना कभी? ये जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं थोड़ा सा झुके लाठी के साथ ऐसे ऐसे करके चलते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं ये बाबे का कुब निकला हुआ है, ठीक है। देखिए कोई यही मतलब होता है। तो देखिए ये उस तरह का, ये थोड़ा सा जरा इसका झुकाव वाला बन रहा है शेप। हाँ ये है डिमांड कर्व। अब जरा सुनिए जी, अजीब सा, चले अजीब सा, अजीब सा जी बिल्कुल। अब देखिए इस पॉइंट को कहते हैं K फॉर किंग्ड, K फॉर कुब। ये है हमारा कुब, इसका किंग्ड। हाँ ये है, ये कुब्बा सारा कुब ये है, ये पॉइंट इसको कहते हैं किंग्ड। किंग के से शो करते हैं। तो ये है डिमांड कर्व। अब देखिए ये अजीब सा क्यों है भाई? परफेक्ट कंपटीशन का तो कर्व था सीधा डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व। इम्परफेक्ट कंपटीशन का था डाउनवर्ड। ये भी समझ आता है, ये भी समझ ये अजीब सा है अभी, क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमने समझा नहीं है इसको, हमें अभी फिलहाल अजीब सा लग रहा है। अब देखिए वो कहता है कि ओलिगोपोली फर्म का डिमांड कर्व ऐसा क्यों होता है किंग वाला। वो कहता है प्राइस हमेशा इस जगह पे प्रिवेल करेगी। ये ओलिगोपोली ने हमेशा प्राइस क्या रखी होगी अपनी प्रोडक्ट की, ये वाले इस पे ऑपरेट कर रही होगी। रीजन सुनिए, पहले देखें इसके दो शेप्स में फर्क क्यों है। ये शेप डिफरेंट है, नीचे वाली शेप, ऊपर वाली शेप डिफरेंट क्यों है, इसकी रीजन सुन लें। इसलिए कि ओलिगोपोली फर्म जो है इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। पहली चीज, ये अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी के लिए क्या कंपेटिटर्स को जहन में रखती है, नजर में रखती है, और ये जहन में रखे ये नॉन कोलूसिव है, कोलूसिव नहीं है। नॉन कंपेटिटर को जहन में रख, बताइए कंपेटिटर्स अगर प्राइस डिक्रीज कर दे तो ये क्या करेंगे, ये प्राइस डिक्रीज कर देंगे। अब मुझे बताइए क्या प्राइस डिक्रीज करने से, गौर से सुनिएगा, प्राइस डिक्रीज करने से ओलिगोपोली फर्म को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ा? नहीं बढ़ा। इसका मतलब यह हुआ डिक्रीज प्राइस पे इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। नहीं समझ आई, दोबारा सुने। देखें इनइलास्टिक डिमांड का कंसेप्ट क्या पड़ा था कि प्राइस चेंज होने से टोटल रेवेन्यू चेंज ना हो, थोड़ा सा चेंज आए मामूली सा, जैसे यहां पे भी चेंज आ रहा है मामूली सा। सुने, प्राइस डिक्रीज के केस में जो ओलिगोपोली फर्म है इसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। क्यों? रीजन सुने,
खुद सोचें, ओलिगोपोली फर्म ने प्राइस डिक्रीज की, कंपेटिटर क्या करेगा, प्राइस डिक्रीज कर देगा, कस्टमर फिर उधर ही रहेगा जो जिधर था, टोटल रेवेन्यू पे ज्यादा फर्क। तो बताइए प्राइस डिक्रीज की वजह से टोटल रेवेन्यू पे फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिक्रीज इन प्राइस के केस में फर्म की डिमांड इनइलास्टिक है, क्या कह सकता हूं? इसलिए देखें ये वाला कर्व निस्बतन इनइलास्टिक है, ऊपर वाला इलास्टिक और ये वाला इनइलास्टिक। यहां क्लियर? अब जरा ऊपर वाले हाफ की बात करते हैं। मुझे बताइए अगर ओलिगोपोली वाली फर्म अपनी प्राइस इंक्रीज करती है, अपनी यानी ऊपर को जाती, नीचे को नहीं ऊपर को जाती है, कंपेटिटर क्या करेगा, प्राइस उधर ही रखेगा, तो क्या होगा, कस्टमर क्या होगा हमारा, उधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओलिगोपोली फर्म प्राइस इंक्रीज करे उसका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। अब बताइए इसका क्या मतलब हुआ, जब हाई प्राइस हो तो डिमांड इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक, इलास्टिक। इसीलिए देखिए ओलिगोपोली फर्म का प्राइस इंक्रीज, हायर प्राइस पे डिमांड इलास्टिक, लोअर प्राइस पे डिमांड इनइलास्टिक। चूंकि ये प्राइस चेंज होने से इलास्टिसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए इस कर्व के दो हिस्से बनते हैं। हायर इन प्राइस वाला कर्व जो होता है वो होता है इलास्टिक, और लोअर प्राइस वाला पोर्शन जो होता है वो होता है कर्व एक ही, उसी कर्व पे हायर प्राइस पे डिमांड इलास्टिक और लोअर पे इनइलास्टिक। इसीलिए ये फर्म सोचते, क्या सोचते हैं, कहते हैं यार अगर प्राइस कम करें फायदा कोई नहीं होना, प्राइस ज्यादा करें नुकसान होना है, प्राइस कम करें फायदा कोई नहीं होना, प्राइस ज्यादा की तो नुकसान, इसीलिए हम इसी प्राइस पे बिजनेस करते रहते हैं। तो ये प्राइस होती है जो मार्केट में प्रिवेल करती है। मैं क्लियर हो ये बात? अब किंग डिमांड कर्व क्लियर हो गया। आइंदा जैसे ही किंग डिमांड कर्व का नाम कहीं लिखा हो आपके जहन में फौरन तो आ जाए, और ये जहन में आ जाए ये कोलूसिव, ये नॉन ओलिगोपोली का डिमांड कर्व है, नॉन कोलूसिव का, क्योंकि कोलूसिव में तो मिल जाते हैं सारे, वो तो फिर उनका एक ही कर्व होगा। क्लियर है? अब कहता है भैया ये मुझे इक्विलिब्रियम बताओ, हर एक का इक्विलिब्रियम बनाते रहे हो, क्या ओलिगोपोली का इक्विलिब्रियम नहीं बनाओगे? कहा बिल्कुल इक्विलिब्रियम बनाएंगे, लेकिन देखें इस किंग डिमांड कर्व की वजह से इक्विलिब्रियम में देखें क्या फर्क आता है। अब जितना को आई कैप ने हमें सिखाया है मैं भी उतना ही सिखा रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, उससे ज्यादा जितना आई कैप ने सिखाया उतना ही सिखाना चाहिए ना। बता दूंगा कि इस कहानी में आगे क्या हो सकता है, लेकिन आपने उसको कुछ ट्राई नहीं करना। हाँ क्या कहते हैं वो, डोंट ट्राई एट होम। ये है आउटपुट, आउटपुट और प्राइस। सबसे पहले रेवेन्यू कब ड्रा करते हैं, रेवेन्यू कब ड्रा करेंगे ना सबसे पहले। और मुझे ये बताइए कि ओलिगोपोली में जो हमने कब ड्रा करना है वो सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू का क्या कर्व होगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व कौन सा होगा भाई, यही कर्व होगा। अब देखें बताइए क्या ओलिगोपोली के केस में एवरेज रेवेन्यू कर्व मैं सही ड्रा कर रहा हूं? नहीं नहीं भैया, ये किंग्ड है। ओलिगोपोली का जो रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व होता है वो तो किंग्ड होता है। हाँ अब देखें ठीक है क्या, डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्लियर? अब कौन सा कर्व मैंने ड्रा करना है, कुब डाल दें, ये ले भैया कुब डाल दें। अब क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब देखें, अब जैसा एवरेज रेवेन्यू होता है मार्जिनल रेवेन्यू भी वैसे ही होता है ना, एवरेज रेवेन्यू पर मार्जिनल रेवेन्यू नीचे होता था, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड मार्जिनल रेवेन्यू भी डाउनवर्ड, यानी मार्जिनल रेवेन्यू की शक्ल एवरेज रेवेन्यू जैसी होती थी। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू सीधा, मार्जिनल रेवेन्यू भी सीधा। तो इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू की शक्ल जैसा बनेगा। अब जरा बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैं ब्लू से बना रहा हूं, नहीं ब्लैक से।
नहीं लड़े भाई, यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा आगे। ये है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब आप कहें सर ये समझ आता है, एक जैसा, ये भी समझ आता है एक जैसा, ये नहीं समझ आता ये क्या, ठीक है? हाँ, इसको वो कहते हैं कि जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व किंट पॉइंट पे पहुंचेगा इसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी। और फिर ये थोड़ा सा नीचे से उसको फॉलो करेगा, लेकिन कुछ गैप के लिए, कुछ डिस्टेंस के लिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसलिए उसकी रीजन पीछे क्या है कि हमने इक्विलिब्रियम यहां पे रखना है। आपको पता है प्राइस यही फाइनल होगी ना, प्राइस तो यही फाइनल होगी। मैंने जब सिर्फ एवरेज रेवेन्यू कर्व ड्रा किया था ना इक्विलिब्रियम में, और कुछ भी ना करें, आप उसी वक्त बता सकते हैं सर ये प्राइस फाइनल होगी। तो इसीलिए ताकि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा इसी पॉइंट पे आए, हम ये डिसकंटिन्यू बनाते हैं, डिसकंटिन्यूटी। और अब बताइए जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रा करूंगा कहां से गुजरेगा? इसके दरमियान से। छा गए? ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आया, और ये हमेशा यही प्राइस आएगी। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया? डायग्राम खत्म। हाँ सॉरी, के लिख दें। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि ये के फॉर किंग। क्लियर हो गया? हालांकि आपने एक चीज नहीं पूछी कि सर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है जो एवरेज कॉस्ट कर्व के बगैर ही पूरा हो गया? पूछा क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि हमारे सिलेबस में इतना ही है। बाकी अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं। सब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ऊपर से एवरेज कॉस्ट कर्व ले जाएं, सुपर नॉर्मल चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे से ड्रॉ कर लें। ठीक है, वो कुछ, लेकिन जब आई कैप रिक्वायर नहीं कर रहा तो हमें उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो डोंट ट्राई एट होम कि आपने वो एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा करना, सिर्फ यही ट्राई करें। हाँ, ये कि आपने वो होता था ना, वो जब हम छोटे होते थे रेसलिंग लगा करती थी तो वो शुरू में मैसेज दिया करते थे, वरना जज्बाती हो गया हम छोटे बहन भाइयों से लड़ना शुरू हो जाते थे अपने आप को पहलवान से। हाँ, तो वो एंड में कहते थे डोंट ट्राई एट होम। जी बताइए मुझे, किंग डिमांड कर्व क्लियर हो गया आपको? किंग में क्लियर हो गया। अच्छा बताइए, ओलिगोपोली फर्म की जब डिक्रीज इन प्राइस, अगर आपसे क्या पूछे भैया ओलिगोपोली फर्म का डिमांड कर्व किंग क्यों होता है, आप क्या क्यों होता है, क्यों होता है? तो हम कहेंगे इसलिए क्योंकि प्राइस डिक्रीज पे उसकी डिमांड इनइलास्टिक है और प्राइस इंक्रीज पे उसकी डिमांड। रीजन आपको बता दी, क्योंकि कंपैरेटर ओलिगोपोली में प्राइस डिक्रीज को तो फॉलो करते हैं, इंक्रीज को फॉलो नहीं करते। और इक्विलिब्रियम भी क्लियर हो गया जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जी। डिसकंटिन्यूटी क्यों आई? क्योंकि जरा सोचे, इमेजिन कीजिए, अगर डिसकंटिन्यू ना आती ना तो फिर हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इस पॉइंट पे ना आता। बना के देख लें, बना के देख ले, वो हमारा इक्विलिब्रियम फिर इस पॉइंट पे ना आता। इसीलिए डिसकंट, ताकि हमें ये रीजनेबल स्पेस मिल जाए, हमने इसमें से मार्जिनल कॉस्ट कर्व को गुजारना जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, इस कंसेप्ट के साथ हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन याद रखिए एमसीक्यूज अभी हैं, और कल के लिए, कल के लेक्चर में हम पहले 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। और कल से हम बिल्कुल हमारा माइक्रो जो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर 1 है वो शुरू करेंगे, वो हम, ठीक है, वो 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और फिर जो मैक्रो इक्विलिब्रियम है
उसमें चैप्टर्स की तादाद ज्यादा है लेकिन वो चैप्टर छोटे छोटे हैं, वो 3-4 दिनों में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कल हमने एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट करके लाने हैं चैप्टर 5 के पहले 25, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।